बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रीय विकार क्या होता है, यानी गुणसूत्रों में कमी बड़ी कैसे हो जाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या गुणसूत्रीय विकार का मतलब ये हुआ कि जब किसी जीवधारी में गुणसूत्रों की संख्या में कोई कमी आ जाए या अधिकता आ जाए तो इस कंडीशन को हम लोग गुणसूत्रीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। पहले तो ये समझिए कि इस दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं तो हर जीवधारी में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई बताओ मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो हर किसी का आंसर आएगा कि सर मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यानी 23 जोड़ी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बताइए पौधों में की बात कर रहे हैं, बताइए मूली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आएगा मूली में सर 9 जोड़ी है, यानी 18 गुणसूत्र हैं। हम पूछे भाई बताओ गधा में कितने गुणसूत्र हैं, तो आंसर आएगा 31 जोड़ी है। ठीक, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं, इसलिए मैं जोड़ी की बात इसलिए कर रहा हूँ। अगर आप जोड़ी ना कहेंगे तो जितना किसी की जोड़ी याद हो जोड़ी को 2 से गुणा कर दो तो उनकी टोटल संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने कहा मनुष्यों में 23 जोड़ी है, अगर जोड़ी में नहीं बोलेंगे तो 23 को 2 से गुणा कर दो, क्योंकि एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र बोलो तो भी ठीक है और 23 जोड़ी बोलो तो भी ठीक है। मूली की मैं बात कर रहा था तो उसमें 9 जोड़ी बोलो तो भी ठीक है, 18 बोलो तो भी ठीक है। गधा में 31 जोड़ी बोलो तो भी ठीक है, 62 संख्या बोल दो तो भी ठीक है। इसी तरीके से अगर हम करते चले जाएं तो गुणसूत्रों की संख्या हर जीवधारी में निश्चित है, यानी फिक्स है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमैटिड बनते हैं, कोशिका विभाजन जब होता है तो वहाँ पर क्रोमैटिड बनते हैं। कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो जो क्रोमैटिड है उनका ठीक ढंग से विसंयोजन नहीं हो पाता, अर्थात क्रोमैटिड जहाँ पर लगने चाहिए, जहाँ चिपकने चाहिए वहाँ नहीं चिपक पाते, और जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता या कमी आने लगती है। इस कंडीशन में होता क्या है, अगर किसी जीवधारी में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए या एक गुणसूत्र की कमी आ जाए तो इस कंडीशन को हम लोग एनुपिलाइडी यानी असुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुपिलाइडी यानी असुगुणिता। तो ये एनुपिलाइडी यानी असुगुणिता कैसी कंडीशन है जिसमें किसी जीवधारी में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए या एक गुणसूत्र की कमी हो जाए। किसी भी जीवधारी में जितने उसके शरीर में संख्या गुणसूत्रों की है उस संख्या में से एक गुणसूत्र की संख्या प्लस कर दीजिए या गुणसूत्रों की संख्या में से एक संख्या माइनस कर दीजिए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, एनुपिलाइडी यानी असगुणिता। अगर मैं मानवों की बात करूं तो हम लोगों में एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम की। बेटा 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, यानी जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं उनमें 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो वहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 21वीं जोड़ी में 2 हो जाएगी, मतलब 2 तो है ही, एक और बढ़ गया तो 2 + 1 बराबर कितनी हो गई, 3। इस कंडीशन को हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। बात समझ में आ रही? लेकिन ट्राइसोमी भी किसका उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि एक गुणसूत्र टोटल बड़ा है, यानी ये भी एक तरीके का असुगुणिता है, यानी एनुपिलाइडी है। ठीक, तो एक गुणसूत्र बढ़ जाए या एक गुणसूत्र घट जाए, इस कंडीशन को हम लोग एनुपिलाइडी कहेंगे। ठीक, एक कंडीशन और समझिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी कोई जीवधारी है और उसमें कोशिका द्रव्य का पूरी तरीके से जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन नहीं हो पाता, यानी साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से बट नहीं पाता, और ऐसे में एक समस्या आती है क्या कि गुणसूत्रों का एक समुच्चय पूरा बढ़ जाता है। अब एक समुच्चय का मतलब एक सेट बढ़ जाएगा, एक सेट में भाई 2 गुणसूत्र होते हैं, इसका मतलब जो गुणसूत्र किसी जोड़ी में 2 हैं और उसमें 2 और आ गए तो इसका मतलब कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये 4 गुणसूत्र हो गए,
यानी गुणसूत्रों की बहुत बहुत संख्या हो गई, तो इस तरीके से इस कंडीशन को हम लोग पॉलीप्लाइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीप्लाइडी। और पॉलीप्लाइडी को हिंदी में बहुगुणिता कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब पूरा समुच्चय एक बढ़ जाए तो कंडीशन कहलाएगी पॉलीप्लाइडी। क्या कहलाएगी? पॉलीप्लाइडी यानी बहुगुणिता। एनोप्लाइडी मैंने क्या बताया? एक गुणसूत्र, केवल पूरा सेट नहीं है, केवल एक गुणसूत्र बढ़ेगा या घटेगा, कंडीशन का नाम है एनोप्लाइडी यानी असगुणिता। अगर पूरा एक सेट बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? बोलो। पॉलीप्लाइडी यानी बहुगुणिता। और ये बहुगुणिता प्रायः आपको बता दूं पेड़ पौधों में देखने को मिलती है, इंसानों में देखने को नहीं मिलती। तो पॉलीप्लाइडी वाली जो कंडीशन है वो कहाँ मिलेगी देखने को? पेड़ पौधों में। इसमें एक पूरा समुच्चय आकर के जुड़ जाता है, यानी एक सेट बढ़ जाता है। कभी कभी व्यक्तियों में भी एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, यानी हमारे पास 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, एक जोड़ी के गुणसूत्र और आकर के जुड़ गए, तो भैया हम लोगों के पास हर जोड़ी में 2 गुणसूत्र हैं और 2 की जगह पर अगर 4 कर दिए जाएं तो कंडीशन क्या कहलाएगी? 4 को इंग्लिश में टेट्रा कहते हैं और इस कंडीशन का नाम हो जाएगा टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमी हो जाता है। टेट्रासोमी मानवों में होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक गुणसूत्र का पूरा समुच्चय यानी एक सेट आकर के एक्स्ट्रा जुड़ जाए, गुणसूत्रों का पूरा एक नया अतिरिक्त सेट या जोड़ा शामिल हो जाए, इस कंडीशन को ये कहेंगे। अगर किसी जीवधारी के शरीर से एक सेट गुणसूत्र पूरा गायब हो जाए, निकल जाए, खत्म हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग नलीसोमी कहते हैं। ठीक है, यानी आपने चीज देखी कि गुणसूत्रों की संख्या में तो बहुत बड़ा हेरफेर हो सकता है। कब? जब कोशिका विभाजन होगा तो क्रोमेटिड्स का अगर विसंयोजन हो गया, यानी ढंग से वो ठीक जगह फिट नहीं हो पाए, तो हो सकता है एनोप्लाइडी यानी असगुणिता हो जाए, हो सकता है बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइडी हो जाए, हो सकता है 4-4 गुणसूत्रों की पूरा एक जोड़ी में 4-4 गुणसूत्र आ जाए यानी टेट्रासोमी हो जाए, और हो सकता है पूरा एक गुणसूत्र का सेट ही, जोड़ा ही गायब हो जाए यानी नलीसोमी भी हो सकती है। तो इस आधार पर मानवों में या किसी भी प्राणी में कई तरीके की समस्याएं इकट्ठी हो सकती हैं, और इन पूरी समस्याओं की, है ना, वजह से हम लोग बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे कुछ संबंधित सिंड्रोम नाम की बीमारियां हैं और उन सिंड्रोम को हम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में 3 सिंड्रोम हैं, एक डाउन सिंड्रोम है, एक दूसरा टर्नर सिंड्रोम है और एक आपका और है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये तीनों सिंड्रोम हैं। सिंड्रोम तो बहुत हैं, पटाऊ सिंड्रोम भी है, एडवर्ड सिंड्रोम भी है ना, बहुत सारे सिंड्रोम हैं, लेकिन हम लोग गुणसूत्र से संबंधित 3 सिंड्रोम पढ़ेंगे बारी बारी से। तो पहला नंबर हमारा आता है डाउन सिंड्रोम का। ठीक, डाउन सिंड्रोम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जरा समझिए। डाउन सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम ही क्यों कहते हैं? तो मैंने लिखा है कि डाउन सिंड्रोम की जो खोज है वो सन 1866 यानी 1866 ईस्वी में जॉन लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने की। तो जब जॉन लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने की तो इनके नाम से डाउन सिंड्रोम, क्योंकि डाउन ने जब इसकी खोज की तो इसका नाम हो गया डाउन सिंड्रोम। अब आप कहोगे सिंड्रोम क्यों लिखा सर, बीमारी क्यों नहीं लिखा? बेटा सिंड्रोम किसी भी ऐसी बीमारी को सिंड्रोम कहा जाता है जिसमें एक साथ कई सारे लक्षण नजर आए। तो जब किसी बीमारी में एक साथ बहुत सारे लक्षण नजर आते हैं तो ऐसी बीमारी को हम लोग सिंड्रोम कहने लगते हैं। ठीक, इसका मतलब हुआ कि इस बीमारी में एक साथ बहुत सारे लक्षण शरीर में नजर आएंगे। तो जरा समझिए कि इस सिंड्रोम की खोज किसने की? सबसे पहले मैंने लिखवा दिया जॉन लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने। इस बीमारी में होता क्या है
जनरली हम लोगों के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं और हर जोड़ी में डबल गुणसूत्र हैं। जोड़ी का मतलब ही है, यानी पहली जोड़ी में भी 2 गुणसूत्र हैं, दूसरी जोड़ी में भी 2 गुणसूत्र हैं, तीसरी जोड़ी में भी 2 गुणसूत्र हैं, और ऐसे करते करते 23 जोड़ी तक हर जोड़ी में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। ठीक। लेकिन इस बीमारी में क्या है कि जो हम लोगों की जोड़ी नंबर 21 है, तो 21वीं जोड़ी में भी सारी जोड़ियों की तरह भाई 2 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन इस बीमारी में इस 21वीं जोड़ी में 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात 1 गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है। जब 3 आ गए यानी 3 क्रोमोसोम्स आ गए किस पर, 21वीं जोड़ी पर, तो 3 को भाई हम लोग ट्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई। और सोम मतलब सोमी मीन्स गुणसूत्रों की संख्या, यानी कंडीशन बन गई ट्राई सोमी। तो अगर हम पूछें कि भाई बताओ डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, तो अगर किसी जोड़ी में 1 गुणसूत्र रह जाए उसे कहा जाता मोनोसोमी, क्योंकि मोनो माने 1, और सामान्य रूप से हम लोगों की हर जोड़ी में कितने गुणसूत्र हैं? 2, यानी हम लोग डाइसोमिक हैं, क्योंकि हम लोगों की कंडीशन है डाइसोमी, सामान्य कंडीशन। लेकिन इस बीमारी में कितने गुणसूत्र हो गए 23वीं 21वीं जोड़ी पर? 3। इसीलिए इस 21वीं जोड़ी में कौन सी कंडीशन हो गई? ट्राइसोमी। अगर किसी जोड़ी में 4 गुणसूत्र हो जाते हैं तो इस कंडीशन को टेट्रासोमी कहते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि 21वीं जोड़ी में क्या हो गया? ट्राइसोमी। जब 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी हो गया तो ऐसे व्यक्ति में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? भाई इधर समझो, हर जोड़ी में हमारे पास 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं और हर जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब 23 दूना 46। इतने गुणसूत्र सामान्य रूप से पुरुषों और महिलाओं के शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ हर जोड़ी में तो 2-2 थे, लेकिन 21वीं जोड़ी में 1 अतिरिक्त गुणसूत्र था। इसका मतलब 46 में कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें, और टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47। तो आपको एक तो ये बात पता चली कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, क्योंकि 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी हो जाती है, अर्थात 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है। क्लियर बात? इसका नाम डाउन सिंड्रोम क्यों रखा गया वो भी मैंने बता दिया। अब बात आती है कि ऐसे लोगों में या ऐसे बच्चों में कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं। तो जरा समझिए, ऐसे व्यक्तियों या ऐसे बच्चों का जो कद है वो बहुत छोटा रह जाएगा, यानी इस सिंड्रोम से पीड़ित जो बच्चे हैं उनका कद बहुत छोटा, यानी बौने साइज के ये बच्चे होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं हो पाएंगे। इनका जो सिर है, हम लोगों का सिर थोड़ा सा लंबा होता है, पीछे से आगे की ओर, है ना, ऐसा लंबा होता है। लेकिन इन बच्चों का जो सिर है वो कैसा होगा? काफ़ी गोल गोल सा होगा, बिल्कुल, है ना, और बहुत छोटा सिर होगा। इनकी जो जीभ होती है वो लंबी होती है और जीभ हमेशा मुख से थोड़ी बाहर की ओर निकली रहेगी। जीभ के आगे साइड में थोड़ी खांच बनी होती है, यानी जीभ पूरी इकट्ठी नहीं है, एक जीभ नहीं है, बल्कि जीभ में आगे से खांच बन गई, यानी आगे से उसके 2 पार्ट जैसे हो जाते हैं। और इन बेचारे बच्चों का मुख थोड़ा खुला रहता है, यानी ऐसे मुंह खुला रहेगा और जीभ निकली रहेगी, और जीभ में भी आगे की ओर खांच होती है। आंखें इनकी उभरी हुई होती हैं, बाहर की ओर निकली रहती हैं, और कद इनका छोटा होता है, सिर इनका गोल होता है, मुख इनका खुला रहता है। ये मानसिक रूप से थोड़े कैसे? मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, यानी मंद बुद्धि के हैं। इनके नथुने चौड़े होते हैं, नाक फूली हुई होती है, और इस तरीके से विचारों का पूरा विकृति हो जाती है। ये लोग बहुत मंद बुद्धि के हैं, और इनमें टोटल 46 की जगह कितने गुणसूत्र हो गए? 47 गुणसूत्र हो गए। इनका चेहरा कुछ मंगोल लोगों की तरह लगता है, इसीलिए इस बीमारी को मंगोलिक बेवकूफ़ी की बीमारी भी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डाउन सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है उसके बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। यानी ये गुणसूत्रों की अधिकता से, वो भी 1 गुणसूत्र की अधिकता 21वीं जोड़ी पर हो जाने की वजह से
यानी ट्राइसोमी की वजह से होने वाली ये कंडीशन है। यहाँ पर 2-3 बातों का मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। डाउन सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। डाउन सिंड्रोम में किस जोड़ी में परिवर्तन आता है? 21वीं जोड़ी में। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में क्या हो जाता है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या है? इसका मतलब है 21वीं जोड़ी में 2 के बजाय 3 गुणसूत्रों का आ जाना, यानी एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, तो इसलिए अगर पूछे डाउन सिंड्रोम की बीमारी किस जोड़ी से संबंधित है, आंसर आएगा 21वीं जोड़ी। ठीक, तो ये खास खास बातें थी। और ऐसे बच्चे मंदबुद्धि के हैं, ठीक, और छोटे साइज के हैं, सिर गोल है, नथुना फूला हुआ है, आंखें उभरी हुई हैं, मुंह खुला रहेगा, जीभ आगे से कटी होगी, ये तमाम लक्षण दिखाई देते हैं, यानी लक्षणों का पूरा समूह दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस बीमारी को हमने बोला सिंड्रोम। और डाउन क्यों बोला? क्योंकि इसके जो खोज करता थे यानी वैज्ञानिक थे वो डाउन थे, इसलिए नाम हो गया डाउन सिंड्रोम। ठीक, डाउन सिंड्रोम की तरह ही ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है और कुछ बच्चे इससे पीड़ित होते हैं। क्या है? इसमें भी गुणसूत्रों की वही वाली बात है कि गुणसूत्रों की कमी या अधिकता से जो बीमारियां हो रही हैं सिंड्रोम, उन्हीं के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में होती क्या कहानी कि पहली बात तो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो भी लोग होते हैं वो हमेशा मादाएं होती हैं। पुरुषों में टर्नर सिंड्रोम नहीं होता। क्यों ऐसा है मैं आपको बताऊं। इस सिंड्रोम में जो गुणसूत्र हैं वो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों से मतलब है। 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र ऑटोसोम्स हैं, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र हेटेरोसोम्स या एलोसोम्स या लिंग गुणसूत्र हैं, ऐसा मैंने कई बार बताया है। तो जो लिंग गुणसूत्र हैं वो 23वीं जोड़ी के हैं। अब 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र X वाला हो गया गायब। समझिए बात को, जब एक गुणसूत्र गायब हो गया तो केवल कौन सा गुणसूत्र बचा? लिंग गुणसूत्र में 2 बचे या 1, यानी 1 बचे, 1 गुणसूत्र बचा। तो यहाँ 23वीं जोड़ी से एक गुणसूत्र गायब हो जाता है या कम हो जाता है, जो भी कहिए, जिस वजह से ये जो टर्नर सिंड्रोम है इससे पीड़ित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की टोटल संख्या 45 रह जाती है। भाई 23 जोड़ी में अगर एक जोड़ी से लेके 23 जोड़ी तक हर जोड़ी में डबल गुणसूत्र होते तो सीधी सी बात है 46 गुणसूत्र होने चाहिए, जो कि सामान्यतः सबके अंदर होते भी हैं। लेकिन इस बीमारी से या इस सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिंग गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र बचे या एक बचा, क्योंकि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिस वजह से ऐसे व्यक्तियों में टोटल गुणसूत्रों की जो संख्या है यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 की जगह 45 यानी 46 की जगह 45 रह जाता है। ठीक, सामान्य रूप से ऐसे रोग से या ऐसे सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो कौन है? नर या मादाएं? तो आंसर है मादाएं। इनमें जो कंडीशन बनेगी वो 44 गुणसूत्र तो इनके ऑटोसोम्स हैं। ए मतलब ऑटोसोम्स। और यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी? एक तो X बचा और बाद का जो X है या Y है जो भी था वो आपका Y गायब हो गया, यानी कि यहाँ पर 0 आ गया। बात समझ रहे हैं? तो 44 आपके ऑटोसोम्स हो गए और लिंग गुणसूत्र के मामले में एक X केवल बचा और दूसरे X की जगह 0 आ गया, 0 आ गया। और इस कंडीशन में अगर हम पूछे कि ये भाई बताओ गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह गई यहाँ, तो आपका आंसर आएगा सर 44 ऑटोसोम्स हैं यानी 44 ये हो गए, और इधर X मतलब ये गए यानी ये है, ये तो भाई 0 है, कोई मतलब ही नहीं है। तो 44 और 1 कितने हो गए? 45। यानी टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी है? 45। टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति नर होगा या मादा? तो आप कहेंगे मादा। अब आप कहोगे ये तो बात समझ में आ गई कि गुणसूत्रों की संख्या में से जो लिंग गुणसूत्र है उसकी संख्या में से ये कम हुआ, इसीलिए भाई 44A + X 0 कंडीशन बन गई और टोटल गुणसूत्र 45 हो गए।
मादाओं में ये कंडीशन होती है, यानी टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित हमेशा मादा होगी, कभी पुरुष इस सिंड्रोम से पीड़ित नहीं होगा। लेकिन ऐसी महिलाओं में कमी क्या होगी, तो कमी देखो क्या, नंबर 1, ये बहुत ही छोटे कद की होंगी। कैसी होंगी? छोटे कद की महिलाएं होंगी, यानी इनके शरीर की लंबाई नहीं बढ़ेगी। दूसरा, मंद बुद्धि होगी। कैसी होगी? मंद बुद्धि का मतलब मेंटली रिटार्डेड, यानी इनका मानसिक स्तर बिल्कुल बेकार है। तीसरी चीज, इन विचारों के शरीर में जो अंडाशय होता है, यानी ओवरी होती है, ये ओवरी बहुत ही कैसी होगी? अल्प विकसित। कैसी होगी? अब जब अल्प विकसित है तो क्या ये अंडाशय से, ओवरी से, जब ओवरी ही सही से डेवलप नहीं हो पाई तो क्या अपना काम कर पाएगी? नहीं। अब अंडाशय का काम क्या है? अंडाणु का निर्माण करना। क्यों? तो इसका मतलब इनमें अंडाणु भी नहीं बनेगा। जब अंडाणु नहीं बनेगा तो बेचारी, इसका मतलब कैसी होंगी बताइए? बांझ होंगी या नहीं होंगी? यानी ये महिलाएं बेचारी कैसी होती हैं? बांझ होती हैं। जो महिला बांझ होती है उसे स्टराइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टराइल। और जो महिला आराम से बच्चों को जन्म दे सकती है, जिसमें जनन की क्षमता है, जो आराम से अंडाशय के अंदर से अंडाणु हर महीने बना रही है, ऐसी महिला को हम लोग फर्टाइल कहते हैं। लेकिन यहाँ महिला कैसी है? स्टराइल, यानी बेचारी बांझ है, मीन्स कभी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। इनके स्तनों का विकास भी बहुत कम होता है, ठीक, क्योंकि जब बच्चे को जन्म नहीं देंगी, कुछ नहीं, शिशु को पिलाने के लिए दूध की जरूरत नहीं, तो स्तनों का विकास भी, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी कम होता है। ऊपर से छोटे आकार की हैं, छोटे कद की हैं, बुद्धि भी छोटी है, और सबसे बड़ी काम, ये बेचारी ऊंचा बहुत सुनती हैं, यानी इनमें सुनने की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ये ऊंचा सुनती हैं। 45 गुणसूत्र है इनमें, एक गुणसूत्र की कमी है, साइज भी छोटा रह गया, बुद्धि भी कम रह गई, बांझ भी हो गई, अंडाशय भी विकसित नहीं हुआ, अंडाणु भी नहीं बना सकती, और कभी बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकती क्योंकि बांझ है, और इनमें मानसिक लेवल भी बहुत कम है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या 45 रह गई, और इस सिंड्रोम से पीड़ित हमेशा मादा होगी, कभी नर नहीं हो सकता। ठीक, टर्नर सिंड्रोम इसका नाम क्यों रखा गया? सिंड्रोम तो आपको पता ही है, ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे लक्षण एक साथ नजर आए, तो कितने सारे लक्षण नजर आए, इसीलिए सिंड्रोम बोला। और टर्नर नाम क्यों रखा? क्योंकि इसको खोजने वाले कौन थे? हेनरी टर्नर, इसीलिए इसका नाम हो गया टर्नर सिंड्रोम। ठीक है बेटा, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बाद अब हम लोग क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। ये समझिए सबसे पहले कि इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? सन 1942 ईस्वी में एच.एफ. क्लाइनफेल्टर नामक वैज्ञानिक ने इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले बताया था। तो इनका नाम है क्लाइनफेल्टर, इसीलिए इस सिंड्रोम का नाम भी क्या रख दिया गया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं व्यक्तियों के, तो लिंग गुणसूत्र भाई कौन से हैं? मैंने लिख दिया 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र, क्योंकि 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को ही सेक्स क्रोमोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में या इस सिंड्रोम में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं, उन दोनों गुणसूत्रों में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। जब एक एक्स गुणसूत्र और ज्यादा आ गया, दो पहले से थे, तो टोटल 23वीं जोड़ी अर्थात लिंग गुणसूत्रों में दो की जगह कितने हो गए? 3 गुणसूत्र। जब 3 गुणसूत्र हो गए, इसका मतलब इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहेंगे, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी हो जाती है। जब ट्राइसोमी हो जाएगी, यानी टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47। क्यों? क्योंकि सब जोड़ियों में अगर 2-2 गुणसूत्र होते हैं तो 23 दूना 46 हो जाता है, यानी 46 गुणसूत्र होंगे। लेकिन यहाँ लिंग गुणसूत्र में 2 की बजाय 3 आ गए,
यानी सारे गुणसूत्रों की संख्या में एक गुणसूत्र की वृद्धि करनी पड़ेगी। और 46 प्लस 1 कितना होता है? 47। इसका मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 हो जाती है 46 के स्थान पर। ठीक। एक बात और, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ऑटोसोम्स हैं वो कितने होंगे, तो ऑटोसोम्स भाई 22 जोड़ी तक के होते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या ना घटी है ना बढ़ी है। इसका मतलब 22 जोड़ी मतलब 44। तो यहाँ पर हमने 44A लिख दिया, A मतलब ऑटोसोम्स है, यानी 44 तो ऑटोसोम्स हो गए, प्लस जो 23वीं जोड़ी था उस 23वीं जोड़ी में XY था, एक X एक्स्ट्रा आ गया, तो कंडीशन क्या बन गई? XXY। यहाँ से आपको एक बात पता लग रही होगी, जिस व्यक्ति के शरीर में वाई गुणसूत्र की अगर उपस्थिति पाई जा रही है, तो वाई गुणसूत्र एक भी अगर है तो सीधी बात है कि वो व्यक्ति पुरुष हो गया महिला। वाई गुणसूत्र महिलाओं के शरीर में होता ही नहीं है। इसका मतलब इस सिंड्रोम से हमेशा कौन पीड़ित होगा? पुरुष या महिला? तो आंसर आएगा पुरुष। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में होता है, टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में हो रहा था। ठीक। और ये कंडीशन हो गई, तो हमने लिखा कि इसे 44A प्लस XXY द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम पूछें कि सर यहाँ वाई गुणसूत्र भी है लेकिन डबल X भी है, तो देखो 23वीं जोड़ी में अगर डबल X मिल जाते हैं तो वो महिला होती है, और अगर XY मिल जाता है तो वो पुरुष होता है। और यहाँ क्या है, इधर का देखें तो XX, इधर का देखें तो XY, यानी पुरुष और महिला की मिक्सिंग हो जाती है। मतलब ऐसा व्यक्ति होगा, नाम का तो पुरुष होगा लेकिन उसमें महिलाओं वाले लक्षण भी नजर आएंगे, जैसे उसके पुरुषों का जो स्तन है वो सामान्यतः ज्यादा वृद्धि नहीं करते। ठीक। लेकिन ऐसे इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति पुरुष तो होगा लेकिन उसके स्तनों का विकास कुछ महिलाओं जैसा हो जाएगा, यानी स्तन उसके अपेक्षाकृत काफी बड़े हो जाएंगे। ठीक। इधर उधर के लोग मजाक भी करेंगे कि अरे ये क्या है, कैसे क्या है ना, इस तरीके से करते हैं। दूसरा, ये जो पुरुष हैं इनमें जो वृषण हैं भाई, वृषण पुरुष के वृषण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वृषणों के अंदर बेटा शुक्राणु बनते हैं, सबको मालूम है। और यहाँ वृषण जो हैं वो सामान्यतः पूरी वृद्धि नहीं करेंगे, उनका डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, यानी वो अल्प विकसित रह जाएंगे। और जब अल्प विकसित रह गए तो क्या वृषणों के अंदर बताइए शुक्राणुओं का निर्माण यानी स्पर्म फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति नाम के पुरुष हैं लेकिन वो देखा जाए तो नपुंसक हैं, मीन्स उनमें सेक्सुअल पावर नहीं है, उनके अंदर शुक्राणु भी नहीं बन पा रहे हैं, एक तरीके से बांझ हैं और वो संतान को जन्म भी नहीं दे सकते हैं और बेचारे एक तरीके से बेकार हैं। तो ऐसे में आपने देख लिया कि 3 सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ाए। पहला कौन सा? डाउन सिंड्रोम। दूसरा कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। और तीसरा कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ रहा था, यानी ट्राइसोमी हो रही थी। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो रहे थे, क्योंकि 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही थी। जब हमने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा तो हमें पता लगा कि 23वीं जोड़ी में से एक गुणसूत्र गायब हो गया, कम हो गया, यानी गुणसूत्रों की संख्या टोटल 45 रह गई। और इस बीमारी से केवल महिलाएं पीड़ित होती हैं। ऐसी महिलाएं ऊंचा भी सुनती हैं, छोटे आकार की होती हैं, बांझ होती हैं और मंदबुद्धि की होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्लाइनफेल्टर पढ़ा, और इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमने देखा कि लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, यानी इसे 44A प्लस XXY द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसमें ये व्यक्ति पुरुष होते हुए भी अपने शरीर में महिलाओं वाले लक्षण ले आते हैं, मीन्स उनके शरीर में, पुरुषों के शरीर में महिलाओं जैसे लक्षण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक तो शरीर पर बाल बहुत कम, भाई पुरुषों के बाल ज़्यादा होते हैं और महिलाओं के शरीर पर बाल कम होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर पर बालों की संख्या बहुत कम होती है, पहली बात।
इनकी आवाज़ भी पुरुषों जैसी नहीं बल्कि महिलाओं से मिलती जुलती होती, यानी महीन आवाज़ होती है। तीसरा, इनका जो वक्षस्थल है यानी कि ब्रेस्ट है, भाई महिलाओं का जो सीना पोर्शन है उसे ब्रेस्ट कहा जाता है और पुरुषों के सीना को चेस्ट कहा जाता है। तो इनका जो ब्रेस्ट है यानी कि है तो चेस्ट उनका, लेकिन चेस्ट बिल्कुल किसकी तरह लग रहा है, ब्रेस्ट की तरह। मीन्स उनका जो सीना पोर्शन है, स्तन ग्रंथियां हैं, स्तन है, उनका विकास थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कुछ कुछ महिलाओं की तरह उभार आ जाता है। तीसरा, इनमें जो वृषण है वो बहुत ही कैसे लेस डेवलप्ड, यानी कि बहुत कम, ठीक, यानी रिटार्डेड डेवलपमेंट कह सकते हैं। कहने का मतलब उनका विकास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसमें शुक्राणुओं का निर्माण भी नहीं हो पाता। ये बेचारे बांझ माने जाएंगे, यानी बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी और तीनों सिंड्रोम जरूर याद कर लीजिएगा। तीनों सिंड्रोम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारी परीक्षाओं में, चाहे वो कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, हर किसी में ये सिंड्रोम खूब पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है भैया।